आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। याद कीजिए जब हम लोग पिछले चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ एक टॉपिक बच गया था, वो है नॉर्मेलिटी। वो आगे अगले चैप्टर में मैंने बोला था कि अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स का ही एक टॉपिक है। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या पढ़ा था? मोलरिटी पढ़ा था, मोलरिटी पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, या फिर मास परसेंट पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था। मतलब बहुत तरह का हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, उसमें एक नॉर्मेलिटी भी था। तो चलिए नॉर्मेलिटी देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी क्या होता है। आज के चैप्टर, आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ नॉर्मेलिटी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? टोटल मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट मास कहते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जानना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता था ना मोलरिटी में, मोलरिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे? नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास होता था तो क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स हो जाता था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हम लोग मोलर मास के जगह पे इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। अगर सपोज ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल लेता तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 8 होता है। तो अगर मैं बोलूँगा आपसे कि 32 ग्राम में कितना इक्विवेलेंट है तो आपको 32/8 करना, यानी कि 4 हो जाएगा। तो चलिए, इट इज़ सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या होता है? मोलर मास के जगह पे इक्विवेलेंट मास यूज होता है। इक्विवेलेंट मास हमने पीछे से क्लास में ही पढ़ा है, मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच क्या रिलेशन है? आपको ये तो पता चल गया कि मोलरिटी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो हम लोग वहाँ से नॉर्मेलिटी निकाल के ला सकते हैं। तो चलिए, मोलरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स, यही तो होता था मोलरिटी। अब क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, यही होता था ना, गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। और ये रहा वॉल्यूम। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। इसको मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। जैसा कि मोलरिटी में क्या था? मोलरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी हमारा। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। हमने पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए तो नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास, ये देखिए यहाँ से गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। तो यहाँ पे आ गया मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये एन फैक्टर को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गिवन मास इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो चलिए इसको हम लोग नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब ये क्या है? ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये क्या है? गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास क्या होता है? ये हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब एक और देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए,
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या होता है? यही तो मोलरिटी होता है, यही तो मोलरिटी है ना। यहाँ पे देखिए मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही तो मोलरिटी है। तो इसको हम लोग मोलरिटी लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, यही हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, या फिर रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में। ठीक है, तो चलिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, यही होता है नॉर्मेलिटी। ये था नॉर्मेलिटी। आज हमने लास्ट जो एक बचा हुआ था हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, उसमें हमने नॉर्मेलिटी कंप्लीट कर। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है टोटल गिवन मास, जो हमारे पास मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई उसका जो इक्विवेलेंट मास है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम इन 8 लीटर्स ऑफ वाटर। 8 लीटर वाटर में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पूछ रहा है नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो चलिए इसको एक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग को निकालना है? इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले क्या है? इक्विवेलेंट मास हम लोग को निकालना है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। ओ का कितना होता है? 16 होता है, तो 16 बाई 2 इक्वल टू 8। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है? 32। देखिए यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास 8 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम लोग को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। किस में? लीटर में। वॉल्यूम दिया है कितना? 8 लीटर्स ऑफ वाटर। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना है? 4 है। वॉल्यूम कितना है? 8 है, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ की 0.5। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 n। ये हो गया हमारा आंसर, अगर हम लोग को नॉर्मेलिटी पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपसे किसी भी तरीके से ऐसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3 गिवन एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, अगर ऐसे दिया है तो आपको यहाँ पर रिलेशन पता है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। वैल्यू लिखते हैं, हम लोग को निकालना क्या है? मोलरिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कितना है? 2। ठीक है, सिंपली देखिए ना, कुछ नहीं करना है। नॉर्मेलिटी हम लोग को दिया है 3 और मोलरिटी हम लोग को निकालना है। तो एन फैक्टर हम लोग को पता ही, एन फैक्टर भी देखिए यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है? मोलरिटी। तो 3 इज इक्वल टू 2m, या m इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू 1.5m। ये हो गया सिंपल। इसी तरीके से आपसे सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैसे निकालते हैं।
और आगे चल के फिर हम लोग इसी में आगे जा कर के, ये कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं था, बस यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट देखिए। अगर मैं ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो आपको इक्विवेलेंट मास पता नहीं था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता नहीं था, तो ये समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता वहाँ पे। लेकिन अभी जब मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाना ही है इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो यहीं पे ये टॉपिक पढ़ाना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ा है। इसका कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, मतलब इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी का यूज़ नहीं आएगा, बट हाँ आपको अगर कंसंट्रेशन टर्म्स में ही पूछ दिया गया तो आप आंसर दे पाएंगे। फिर आगे जाके फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कोई भी रिएक्शन उसको बैलेंस कैसे करते हैं चार्ज ले करके। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ मास को बैलेंस करते थे, बट अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो वो सब कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं आप।